Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. I'm your teacher Slim Yusuf, and today I'm going to deliver my fourth lecture for the students of BS English second semester. My topic is History of English Literature, and in the previous lecture we started discussing the Romantic Age and the Romantic poets. We studied William Wordsworth in detail. Today we shall continue our discussion about Romantic poets. Today we shall study Coleridge. As you can see, we shall study Coleridge, Sir Walter Scott, P.B. Shelley and John Keats. So let us start our lecture from S.T. Coleridge. Yes, now I think the focus is quite clear, and you can see Samuel Taylor Coleridge 1772 and 1834. The genius of Coleridge was complementary to that of Wordsworth. While Wordsworth dealt with naturalism, which was an important aspect of the Romantic movement, Coleridge made the supernatural his special domain, which was equally important aspect. Students, we have studied about William Wordsworth in the previous lectures, और वहाँ हमने पढ़ा कि एस.टी. कॉलेज और विलियम वर्ड्सवर्थ ने मिलकर एक बुक पब्लिश करवाई थी जिसका नाम था लिरिकल बैलेड्स. बड़ी पॉपुलर हुई थी वो बुक, और उसी किताब से रोमांटिक पोइट्री का आगाज़ हुआ था इंग्लिश लिटरेचर में. तो एस.टी. कॉलेज से मुतल्लिक कुछ बातें इस किताब से हटकर आपको बता रहा हूँ जो कि आपके फ़ायदे में हैं, आपको काम देंगी पेपर अटेम्प्ट करने के दौरान. एस.टी. कॉलेज एक नॉर्मल सी फैमिली से ताल्लुक़ रखता था, मतलब ही वॉज नॉट वेरी रिच बाय बर्थ. उसका वालिद एक स्कूल टीचर और रूहानी पेशवा मजहबी किस्म का शख्स था. हाँ, वालदा काफ़ी एक्टिव थी और उसने अपने बच्चों की परवरिश में काफ़ी दिलचस्पी ली. एस.टी. कॉलेज बड़ा सेंसिटिव था शुरू से ही, और कहानी और अफसाने पढ़ने का इसको शौक़ हुआ करता था. जब विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ उसकी मुलाकात होती है तो हम देखते हैं कि ये दोनों पोइट्स बाय टेम्परामेंट, मिजाज के हवाले से तो एक जैसे थे, मगर एस.टी. कॉलेज में एक बेचैनी थी, जबकि विलियम वर्ड्सवर्थ बड़ा पुरसुकून शायर था. और ये बेचैनी कहीं कहीं हमें एस.टी. कॉलेज की शायरी में नज़र आती है, इसकी झलक नज़र आती है. तो लेट अस कंटिन्यू द टॉपिक. Coleridge was a man, yes, Coleridge was a man of gigantic genius, but his lack of willpower and addiction to opium prevented him from accomplishing much in the realm of poetry. तो कहा गया कि वैसे तो ही वॉज अ मैन ऑफ जीनियस, बंदा अक्लमंद था, लेकिन विल पावर की कमी थी इसमें, और ऊपर से अफ्यून का नशा करता था, जिसकी बिना पर ये कोई बहुत बड़ा कारनामा ना सर अंजाम दे सका, कोई बहुत आला किस्म की शायरी तसलसल के साथ प्रोड्यूस ना कर सका. वट एवर ही हैज़ रिटन दो ऑफ हाई क्वालिटी, इसने जो कुछ लिखा बहुत आला था, इस फ्रेगमेंट्री, लेकिन वो बिखरा हुआ है, मुंतशिर है. हिज टू बेस्ट नोन पोइम्स एज आर द एंशिएंट मैरिनर एंड क्रिस्टेबल, विच रिप्रेजेंट द हाई वाटरमार्क ऑफ सुपरनेचुरलिज्म. जी हाँ, ये दो अहम पोइम्स हैं पी.बी. शैली की, जिसकी बिना पर ये शख्स जाना जाता है, पहचाना जाता है, और इन दोनों पोइम्स में सुपरनेचुरलिज्म है. सुपरनेचुरलिज्म शैली की पोइट्री का एक खसूसियत थी. अब जबकि विलियम वर्ड्सवर्थ
ब्यूटी ऑफ नेचर का जिक्र करता है, उससे ब्यूटी ऑफ नेचर में एक रूह, एक जिंदा रूह नज़र आती है। तो पीबी शेले सुपरनेचुरलिज्म, मफूकुल फितरत चीज़ों की बात करता है। ही हैड absorbed the spell of medievalism within himself, and in these poems they appeared rarely distilled and inextricable, blinded with poets' exquisite perception of the mysteries that surrounded the commonplace things of everyday life। जी, तो हमने पढ़ा कि वो अपनी शायरी में मेडिवलिज्म का जिक्र करता है, मेडिवल एजिस के जो भी कॉन्सेप्ट्स थे उनका जिक्र करता है। इसके अलावा सुपर नेचुरलिज्म का जिक्र करता है, यानी वो नेचुरल एंड सुपर नेचुरल को आपस में मिला देता है। उसकी नज़मों में, उसकी शायरी में हमें ऐसे कैरेक्टर्स मिलते हैं जो कि आम मुआशरे में नहीं पाए जाते। जिन और भूतों का, अबहाम का जिक्र, कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन उसका लिखने का अंदाज़ ऐसा ज़बरदस्त है, ऐसा आलिशान है कि पढ़ने वाला बोरियत महसूस नहीं करता, रेदर द रीडर इंजॉयज। तो इन द एंशिएंट मैरिनर्स, हाँ जी, ये एक नज़म है इसकी लिखी हुई, हम इसका खुलासा पढ़ रहे हैं क्योंकि एंशिएंट मैरिनर्स को पढ़कर पीबी शेली सही मानों में हमारी समझ में आता है। In the Ancient Mariner, which is a poetic masterpiece, Coleridge introduces the reader to a supernatural realm. Coleridge पढ़ने वालों को एक गैर फितरी सल्तनत से सामना करवाता है। विद अ फैंटम शिप, अ क्रू ऑफ डेड मैन, उसमें एक शिप है, जहाज़, जो कि एक फैंटम, एक वहम, एक साया, एक अक्स सा है, और उसके क्रू में सारे डेड मैन यानी मुर्दा लोगों की रूहें हैं। द ओवरवेलमिंग कर्स ऑफ द एल्बेस्ट्रोस, एल्बेट्रोस एक समंदरी परिंदा है जो कि मछलियों का शिकार करता है। द पोलर स्पिरिट, द मैजिक ब्रीज, पोलर स्पिरिट यानी एटमॉस्फेयर इस नज़म में जो शो किया गया है वो इंतहाई सर्द है, पोलर क्लाइमेट शो किया गया है, जहाँ दूर दूर तक वीराना सर्दी और स्याह आसमान होता है। एंड अ नंबर ऑफ अदर सुपरनेचुरल थिंग्स एंड हैपनिंग्स, बट ही मैनेजेस टू क्रिएट अ सेंस ऑफ एब्सोल्यूट रियलिटी कंसर्निंग दीज मैनिफेस्ट एब्सर्डिटीज़। तो राइटर कहते हैं कि अगरचा ये सारी चीज़ें गैर हकीकी हैं, लेकिन इसका लिखने का अंदाज़ ऐसा आलिशान है कि इसमें से कुछ भी हमें एब्सर्ड महसूस नहीं होता। जी हाँ, विद दैट सुप्रीम आर्ट विच ever seems artless, Coleridge, with that supreme art which ever seems artless, Coleridge gives us glimpse from time to time of the wedding feast of which the mariner has been invited. The whole poem is wrought with the color and glamour of the Middle Ages, and yet Coleridge makes no slavish attempt to reproduce the past in a मैकेनिकल मैनर। जी, बहुत आला बात कही राइटर ने कि इस नज़म में अंदाज तो मिडल एजिस का है, मफोकुल फितरत कैरेक्टर्स हैं, गैर हकीकी सूरत हाल है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि ऐसी कॉलेज ग़ुलामाना अंदाज में पुराने शायरों को फॉलो कर रहा था, उनकी नकल कर रहा था। नहीं, स्टाइल कॉलेज का अपना है और बड़ा इम्प्रेसिव स्टाइल है, सिर्फ कॉन्सेप्ट कदीम है। The whole poem is the baseless fabric of a vision, a fine product of the ethereal and subtle fancy of a great poet। यानी ये सारी नज़म सिर्फ एक फैंसी है, इमेजिनेशन है शायर का, बट इन स्पाइट ऑफ इट्स वाइल्डनेस, इट्स medieval superstitions and irresponsible happenings, the Ancient Mariner is made actual and vital to our imagination by its faithful picture of nature, its psychological insight and simple
ह्यूमैनिटी। यानी कहा गया कि अगरचे ये सब कुछ फेक है, लेकिन ऐसे आला अंदाज में पेश किया गया है कि ये सारी तस्वीर नेचुरल दिखती है। इन इट द पोइट डील्स इन अ सुपर्ब मैनर with the primal emotions of love, hate, pain, remorse, and hope. He prayed best who loved best is not an artificial ending of the poem in the form of a popular saying, but it is a fine summing up in a few lines of the spirit which underlines the entire poem. Its simple ballad form, its exquisite imagery, the sweet harmony of its verse, and the aptness of its phraseology, all woven together in an artistic whole, make this poem the most representative of the romantic school of poetry. यानी इन आखिरी लाइंस में इस नज़म की आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ को, फ़नकाराना खसूसियात को बयान किया गया है कि बैलेड स्टाइल में लिखी गई ये नज़म है, बैलेड गीत को कहते हैं, और इसमें तरन्नुम और जिस अंदाज में नेचुरल स्टाइल में एक तसव्वुर को पेश किया है, ये सब कुछ इस नज़म को एक मास्टरपीस, एक शाहकार बना देता है। अच्छा जी, इसके बाद कुबला खान का जिक्र है। ये भी एसवी कॉलेज की एक बड़ी आलिशान, बड़ी शानदार नज़म है। हाँ जी, कुबला खान सेकंड पैराग्राफ में डिस्कस कर रहा हूँ आपके लिए, जिसके गिर्द एक लाइन लगा के मैंने टिक किया हुआ है। सेकंड पैराग्राफ इस पेज पे, पेज नंबर 104 पे। कुबला खान इज़ अनदर फ्रेगमेंट इन विच द पोइट हैज़ पेंटेड अ गॉर्जियस ओरिएंटल dream picture. The whole poem came to college in a dream one morning when he had fallen asleep, and upon awakening he began to write hastily, but he was interrupted after 54 lines were written and it was never finished. जी, कुबला खान से मुतल्लिक लिखा गया कि यह नज़म एक ख्वाब से जागने के बाद उसने लिखना शुरू की। तेज़ी से उसने लिखा, अपने ख्वाब को शायरी में ढालने की कोशिश की, मगर अभी उसने 54 लाइंस पढ़ी थी कि किसी दोस्त के आने पर वो इंटरप्ट हुआ, मुदाखलत हुई उसकी शायरी में, और फिर ये नज़म कभी मुकम्मल ना हो सकी। कुबला खान में ओरिएंटल ड्रीम पिक्चर का जिक्र किया गया है। कुबला खान चाइना के एक बादशाह से मुतल्लिक नज़म है, जिसने एक महल बनवाने का जिक्र किया था। उसने हुक्म दिया था कि एक महल बनवाया जाए एक बड़ी आलीशान जगह पर, और वो जगह हॉन्टेड एंड इंचेंटेड कही गई है कि वो जगह आसेब ज़दा, सहर ज़दा थी, मगर बड़ी खूबसूरत थी। इस नज़म कुबला खान में भी शायर ने सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का जिक्र किया है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं जी। दो कॉलेज रोड अ नंबर ऑफ पोइम्स full of very minute description of natural scenery, yet his strength lay in his marvelous dream faculty, and his reputation as a poet rests on the ancient mariner Cristobal and Kubla Khan, where he touched the highest of romantic poetry. तो इस पैराग्राफ में मैंने सिर्फ अंडरलाइन की हुई लाइंस को पढ़ा और कहा गया कि अगरचे उसने बहुत सी नज़में लिखी हैं, लेकिन उसकी शायरी में जो क्वालिटी है वो हिज स्ट्रेंथ ले इन हिज मार्वलस ड्रीम फैकल्टी, उसमें जो ख्वाब की सलाहियत है, यानी वो अपने पढ़ने वालों को ख्वाब की कैफियत में ले जाता है, ये उसकी शायरी की क्वालिटी है। इस बात रॉबर्ट साउथे एक पोइट है, ये बहुत अहम नहीं है, मैं इसको छोड़ रहा हूँ। हाँ, अलबत्ता ये पेज आपके सामने है, अगर आप ख़ुद से पढ़ना चाहें तो मेरे इस वीडियो लेक्चर को स्टिल करके आप रॉबर्ट साउथे को पढ़ें, ज़रूर पढ़ें, आपके नॉलेज में इजाफ़ा होगा। लेकिन वक्त की कमी के सबब और इसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। उसके बाद द स्कॉट ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है जी रोमांटिक पोइट्स में, और द स्कॉट ग्रुप बहुत अहम नहीं है, लिहाजा मैं इसके लीडर सिर्फ वॉल्टर स्कॉट को पढ़ूंगा, क्योंकि वॉल्टर स्कॉट के नाम से इसे द स्कॉट ग्रुप कहा जाता है। हाँ, थर्ड ग्रुप बहुत अहम है, उसे हम तफसील से पढ़ेंगे। तो स्कॉट ग्रुप द रोमांटिक
poets belonging to the Scott group are Sir Walter Scott, Campbell and Thomas Moore. They bridge the years which preceded the second outburst of high creative activity in the Romantic poetry. Sir Walter Scott 1771 से 1832 तक इसका ज़माना है। काइंडली पोइट्स की डेट ऑफ बर्थ को याद रखा कीजिए, ये ऑब्जेक्टिव में शामिल होती हैं। was the first to make romantic poetry popular among the masses. His Manion and Lady of the Lake gained greater popularity. ये इसकी एक नज़म का नाम है जी। Manion and Lady of the Lake gained great popularity than the poems of Wordsworth and Coleridge, which were read by a selected few. But in his poetry we do not find the deeply imaginative and suggestive quality which is at the root of poetic excellence. जी कहा गया कि in his poetry we do not find the deeply imaginative and suggestive quality. बहुत इमेजिनेटिव शायरी नहीं थी इसकी, इसमें कुछ सजेस्ट नहीं किया गया, कोई थीम नहीं था इसकी पोइट्री में, कह सकते हैं कि ये इसकी खामी थी। इट इज़ इट्स स्टोरी एलिमेंट द नैरेटिव पार विच एब्जॉर्ब्स द रीडर्स अटेंशन। हाँ, इसमें नैरेटिव पार थी, बड़े अच्छे अंदाज में बयान किया करता था वाक़ये को, किस्सा ख्वानी का अंदाज था इसका, जिसकी बिना पर पढ़ने वाले इसकी तरफ मतवज्जो हुआ करते थे। दैट इज़ वाई they are more popular with young readers. Moreover, Scott Scott's poetry appeals on account of its vigor, youthful abandon, vivid pictures, heroic characters, रैपिड एक्शन एंड सक्सेशन ऑफ एडवेंचर। जी ये वॉल्टर स्कॉट की पोइट्री की क्वालिटीज़ हैं जिनकी बिना पर रीडर्स पढ़ने वाले इसकी शायरी में अट्रैक्शन रखते थे। आई रिपीट द लाइन्स, स्कॉट्स पोइट्री अपील ऑन अकाउंट ऑफ इट्स विगर, बड़ी ताकतवर तवाना शायरी थी इसकी, यानी इसका अंदाज बड़ा भरपूर था। यूथफुल अबेंजन, विविड पिक्चर, बड़ी वाज़े मंजर कशी किया करता था, मनाजिर पेश करता था अपनी शायरी में, यानी ही क्रिएटेड वर्ड पिक्चर्स, लफ्ज़ों से तस्वीर बनाता था। हेरोइक कैरेक्टर्स थे इसके। रैपिड एक्शन एंड सक्सेशन ऑफ एडवेंचर, रैपिड एक्शंस यानी मामलात, इंसिडेंट्स एंड इवेंट्स तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ते थे, सस्पेंशन नहीं होता था, शक शुबे वाली कैफियत नहीं होती थी, कहानी तेज़ी से अपने अंजाम की तरफ बढ़ती थी। His best known poems are The Lady of the Last Minstrel, Manion, The Lady of the Lake, Rockby, The Lord of the Isles। ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट पोइम्स के नाम हैं इसके जी। थॉमस कैम्बल को हम बहुत तफसील से नहीं पढ़ेंगे। इस स्कॉट ग्रुप में थॉमस कैम्बल है। द यंग ग्रुप, जी जनाब, द यंग ग्रुप हम ज़रूर पढ़ेंगे, बड़ी तफसील से पढ़ेंगे। ये रोमांटिक पोइट्री में बड़ी अहम जगह रखता है, तो मैं इसे पढ़ रहा हूँ आप लोगों के लिए। द यंग ग्रुप, टू द यंग ग्रुप ऑफ रोमांटिक पोइट्स बिलोंग बैरन, शेली एंड कीट्स। दे रिप्रेजेंट द सेकेंड फ्लावरिंग ऑफ इंग्लिश रोमांटिसिज्म, यानी इंग्लिश लिटरेचर में रोमांटिक एज में दूसरी मर्तबा जो अरूज मिला वो इन यंग पोइट्स की बिना पर मिला। और यहाँ एक बात मैं वाज़ेह करता जाऊँ, द यंग ग्रुप इसको इसलिए कहा गया कि इस ग्रुप में शामिल जितने भी पोइट्स थे उनका ताल्लुक एक ही ज़माने से है और वो सारे ही अपनी जवानी की उम्र में मर गए थे। 26 साल से लेकर 33-35 साल की उम्र पाई इन्होंने, बुढ़ापे को, मैच्योरिटी को नहीं पहुँचे थे ये शायर, लिहाजा इन्हें द यंग ग्रुप कहा जाता है। जी नेक्स्ट पढ़ रहा हूँ। The first being represented by Wordsworth, Coleridge and Southey, though the young group was in many ways indebted to the older group and was in many ways
akin to it, akin एक जैसा मिलता जुलता रिश्तेदार, yet the poets of the young group show some sharp differences with the poets of older group। जी कहा गया कि इस यंग ग्रुप ने ओल्डर ग्रुप से बहुत कुछ लिया था। इन दोनों में थिंकिंग में, इन दोनों की शायरी में बहुत कुछ मिलता जुलता एक जैसा भी था, लेकिन फिर भी एक दूसरे से मुख्तलिफ थे। It was because the revolutionary ideals which at first attracted Wordsworth, Coleridge and Southey and then repelled them had passed into the blood of Byron and Shelley. They were the children of the revolution and their humanitarian order affected even Keats who was more of an artist। तो कहा गया कि जनाब फ्रेंच रेवोल्यूशन जिसने वर्ड्सवर्थ को इम्प्रेस किया था इब्तिदा में, बाद में वर्ड्सवर्थ ने इसको छोड़ दिया था। इसी फ्रेंच रेवोल्यूशन की आइडियोलॉजी ने इन यंग ग्रुप के पोइट्स को भी मुतासिर किया था। दे वर द न्यू जनरेशन ऑफ दिस आइडियोलॉजी। Moreover, compared to the poets of the older group, the poets of the younger group were not only less national, but they were also against the historic and social traditions of England. It is not without significance that Byron and Shelley lived their best years and produced their best poetry in Italy, and Keats was more interested in Greek mythology than in the life around him। तो यहाँ हम ये नतीजा लेते हैं कि इनमें विलियम वर्ड्सवर्थ जैसा नेशनलिज्म नहीं था। अगरचा वो भी लवर्स ऑफ ब्यूटी थे, लवर्स ऑफ नेचर थे, लेकिन वर्ड्सवर्थ की मानिंद उन्हें एक लिविंग स्पिरिट नज़र नहीं आती थी। वो ह्यूमैनिटी से मुतल्लिक नहीं लिख रहे थे, वो थीम्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे, मॉरल थीम्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे। इंसिडेंटली दीज थ्री पोइट्स ऑफ द सेकेंड जनरेशन ऑफ romanticism died young, Byron at the age of 36, Shelley 30 and Keats 25, so the spirit of youthful freshness is associated with their poetry। तो ये था जी एक मुख्तसर सा तारुफ यंग ग्रुप का। कहा गया कि यंग ग्रुप इन्हें इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि इसमें मौजूद तमाम तर शायर जवानी में ही मर गए थे। ओल्ड ग्रुप में और इसमें बहुत सी बातें एक जैसी थी, मिलती जुलती थी, क्योंकि ये दोनों ही विलियम वर्ड्सवर्थ वाला ग्रुप और ये यंग ग्रुप दोनों ही फ्रेंच रेवोल्यूशन से इम्प्रेस थे। हाँ, अलबत्ता कुछ मामलात में ये एक दूसरे से इख्तलाफ भी रखते थे। पोइट्री का जिक्र हो रहा है, पोइट्री के मामलात, तो इनमें लॉर्ड जॉर्ज गॉर्डन बैरन, इसको मैं नहीं पढ़ रहा क्योंकि बहुत पॉपुलर, बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। हम पेज में 17 पे पी.बी. शैली से स्टार्ट करेंगे। पिर्सी बायर शैली इसका मुकम्मल नाम है। बड़ा अहम शायर है ये रोमांटिक एज का जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। P.C. Byard Shelley 1792 and 1822, whereas Byron was the greatest interpreter of revolutionary iconism, Shelley was the revolutionary idealist, a prophet of hope and faith. He was a visionary who dreamed of the golden age। जनाब पिर्सी बायर शैली से मुतल्लिक पहले थोड़ा सा इसकी लाइफ हिस्ट्री में बयान कर दूं। पिर्सी बायर शैली से मुतल्लिक लिखा जाता है कि शैली जब पैदा हुआ तो वो एक अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। इट इज़ अनदर बुक, बर्थ एंड पेरेंटेज, सेकंड पैराग्राफ में आपके लिए स्टडी कर रहा हूँ। Shelley, Percy Bysshe Shelley was born on August 4, 1792 at Field Place near Horsham, Sussex. His parents came of a noble family of England, a family well known in the political and literary history of England. The boy Shelley was irresistibly handsome, lovable and of independent judgment.
जी, 2 बातें हमें यहाँ पर पता चली कि एक तो इसका ताल्लुक एक अमीर और अच्छे ख़ानदान से था जो कि फ्रॉम पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू वेल इस्टेब्लिश्ड और रिच फैमिली थी। दूसरा, ये लड़का बचपन से ही एक इंतहाई पुरकशिश मखलूक था। विद हिज लार्ज ब्यूटीफुल आइज, लॉन्ग शाय हेयर, delicate features and strong slender figure, his whole appearance breathed an animation of fire and enthusiasm, a vivid and paternal intelligence. His own people always compared him with a delicate flower, elegant and slender, a flower kept from the light of the day. In act, he had such a charming and delicate form that dropped like a flower in the breeze. तो जनाब पिरसी बार शैली से मुतलिक एक पैराग्राफ मैंने एक दूसरी बुक से पढ़ा जिससे हमें पता चलता है कि ही बिलोंग्स टू अ रिच फैमिली, ही वॉज एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव क्रिएचर व्हेन ही वॉज यंग। हाँ, अलबत्ता इसकी ज़िंदगी के बाद के हालात में हमें कुछ अच्छी चीज़ें नहीं मिलती। वो बड़ा रेवोल्यूशनरी था और अपने ख़यालात की बिना पर इसको यूनिवर्सिटी से भी निकाल दिया गया। स्कूल लाइफ में वो तालीम में इंटरेस्टेड नहीं था। इसकी फ़र्स्ट मैरिज कामयाब ना रही, ऑल्दो इट वॉज लव मैरिज, बट आफ्टर द बर्थ ऑफ 2 बेबीज़ दे सेपरेटेड। इनमें सेपरेशन हो गई शैली और इसकी वाइफ में। दूसरी शादी से मुतलिक कहा जाता है कि वो एक बार फिर से लव मैरिज थी। पिछली बार शैली की तरफ से मोहब्बत थी और वो दूसरी शादी बहरहाल कामयाब रही। और एक बात इससे मुतलिक जो बड़ी अहम है वो मैं रिपीट करता हूँ कि इसको जो रेवोल्यूशनरी स्पिरिट थी ये आम मुआशरे से ज़रा मुख्तलिफ था। इसके ख़यालात रेडिकल जनूनी किस्म के थे। इसकी बिना पर ना सिर्फ इसको यूनिवर्सिटी से निकाला गया बल्कि इसके